अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हमारा सीपीसी की सीरीज़ के अंदर ऑर्डर 4 और ऑर्डर 4A। ऑर्डर 4 और ऑर्डर 4A इतने बड़े ऑर्डर्स नहीं हैं, छोटे से ऑर्डर्स हैं, लेकिन इनका समझना ज़रूरी है क्योंकि ये प्रैक्टिस में हमें नज़र आते हैं। ऑर्डर 4 के अंदर 2 या 3 रूल्स हैं, ऑर्डर 4A के अंदर भी 2 या 3 या 4-5 रूल्स हैं। किसी बुक में कम हैं, किसी में ज़्यादा हैं। बेसिकली ऑर्डर 4A जो है वो अमेंडमेंट है 2018 की, और ऑर्डर 4 सारी बुक्स में मौजूद है। तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा था वो ऑर्डर 1 था। ऑर्डर 1 के अंदर हमने पढ़ा था कि हमने जब दावा दायर करना है तो हमने पार्टीज़ किसको बनाना है, फ़रीक़ैन कौन होंगे। उसके बाद हमने ऑर्डर 2 के अंदर पढ़ा था कि जब हमने फ़रीक़ैन बना लिए, पार्टीज़ बना ली, तो उसके बाद हमने अपने दावे को फ्रेम कैसे करना है, हमने उसके अंदर क्लेम कौन सा मांगना है, कैसे मांगना है, कितना मांगना है, और कॉज ऑफ एक्शन क्या होगी, एक कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर 2 रिलीफ्स कैसे हो सकते हैं, क्लेम क्या होता है। हमने ये सारी चीज़ें उसमें डिस्कस की थी। फिर ऑर्डर 3 के अंदर हमने पढ़ा था कि रिकॉग्नाइज्ड एजेंट कौन होते हैं और प्लीडर्स कौन होते हैं, वकील कैसे अपॉइंट हो सकते हैं, रिकॉग्नाइज्ड एजेंट को कैसे बनाया जाएगा, वकील किसको कहते हैं, प्लीडर कौन होता है, रिकॉग्नाइज्ड एजेंट किसे कहते हैं, कौन अदालत में पेश हो सकता है, नहीं हो सकता। ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी। आज जो ऑर्डर 4 है वो बेसिकली डील करता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट से, कि अब हमने दावा पार्टीज़ भी बना ली, हमने दावा भी फ्रेम कर लिया, हमने वकील भी रख लिया, एजेंट भी बना लिया, अब हम दावा दायर कर रहे हैं। तो दावा हमने दायर कहाँ करना है, पहले दावा कहाँ जाएगा, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, वो सारी। फिर इसके बाद अगले में हम पढ़ेंगे कि समन कैसे होगा। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्लीडिंग्स में क्या होता है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्लेंट क्या होता है, रिटन स्टेटमेंट क्या होती है। तो इस तरह हमारा सिलसिला चलता जाएगा। तो आज हम डिस्कस करते हैं 4 और 4A। 4 के अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसका रूल 1। रूल 1 के अंदर वो बताता है कि जब भी हम कोई अदालत में दावा दायर करेंगे तो हम प्लेंट की शक्ल में करेंगे। प्लेंट की शक्ल में करने का क्या मतलब है कि हमने अदालत को लिख कर देना है दावे की शक्ल में, यानी कि हमने अदालत को कोई ज़बानी बात नहीं करनी, इसका ये मतलब है। और हमने अदालत को करना है या उस ऑफिसर के सामने लेकर जाना है जिसको अदालत ने इस काम के लिए अपॉइंट किया हुआ है, और फिर उसने क्या करना है, उसने फिर या तो उसको चेक करना है कि क्या दावा ठीक आया है, जैसे आगे वो बता रहा है सब क्लास 2 के अंदर कि दावे के अंदर क्या होना चाहिए। दावे के अंदर ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 की रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए। तो हमने जिस अदालत को वो देना है, अदालत ने बेसिकली इस काम के लिए मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स अपॉइंट किए होते हैं जो चेक करते हैं कि क्या दावे के अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं, वैलिड है, दावे के अंदर सारे रिक्वायरमेंट्स कानून की पूरी हो रही हैं। यानी कि अगर ऑर्डर 4 जो हम पढ़ रहे हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, ऑर्डर 6 प्लीडिंग्स और ऑर्डर 7 प्लेंट, अगर इसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं तो इसका मतलब है कि दावा ठीक आया है। तो फिर उसने उसको मार्क कर देना है और आगे अपने किसी एडमिनिस्ट्रेटिव जज या ट्रायल जज, जैसे आगे हम पढ़ते हैं 4A के अंदर, तो वो उसने भेज देना है। तो अगर इसके अंदर कोई डिफ़ेक्ट है तो फिर उसको ठीक भी किया जा सकता है। अगर दावा वक्त के अंदर आया है, उसके ऊपर स्टैंप नहीं है, तो इस बात के ऊपर डिसमिस नहीं किया जाएगा। अगर जिस दिन दावा ले आए और उस दिन अदालत बंद थी तो आप बिल्कुल अगले दिन ले आएँ, जिस दिन खुलेगी, आपकी लिमिटेशन का दिन वो नहीं गिना जाएगा। इसी तरह अगर आप दावा ले आए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही लीव पर था, तो ये भी छुट्टी में शुमार होगा, इसका मतलब अदालत बंद है, तो आप अगले दिन लेकर आ जाएंगे, आपका यह हक़ ख़त्म नहीं होगा। उसके बाद आपने जो दावा ले आए उसके अंदर अगर अदालत के पास जुरिस्डिक्शन मौजूद नहीं है तो उसने ऑर्डर 7 रूल 10 के तहत आपको वापस कर देना है। तो ऐसे इसी तरह की बातों को सारा मद्देनज़र रखना है। और ऑर्डर 6 के अंदर जैसे प्लीडिंग्स हैं, आपने पार्टिकुलर्स लिखने हैं, आपने फैक्ट्स बताने हैं। 7 के अंदर भी यही हिदायत है। तो ये सारी पार्टिकुलर्स पूरी होंगी तो इसका मतलब है आपका दावा ठीक है। तो ये सारी बातें पूरी होनी चाहिए। और वो ये भी बता रहा है कि आप इन पर्सन भी दे सकते हैं, प्लीडर के ज़रिए भी दे सकते हैं, रिकॉग्नाइज्ड एजेंट के ज़रिए भी दे सकते हैं। ऐसा कोई नहीं लिखा हुआ कि सिर्फ इन पर्सन लाना है, तो आप उनके ज़रिए भी दावा को दायर कर सकते हैं। तो ये सारी बातें अगर आपकी पूरी हैं तो आपका दावा ठीक है। और फिर उसके बाद आगे प्रोसीजर है कि वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसको मार्क कर लेगा अपने रजिस्टर के ऊपर, फिर वो आगे एडमिनिस्ट्रेटिव जज के पास भेज देगा और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जज उसकी प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स करेगा। आगे हम 4A के अंदर बढ़ते हैं। फिर उसके बाद प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स करने के बाद वो ट्रायल जज को भेज देगा। तो ये जिसके पास हमने इंस्टीट्यूट किया, जिसके प्रेजेंट किया, इसने भी अपने पास एक रजिस्टर रखा होता है। आगे रजिस्टर की बात भी आ रही है।
तो जिस अगले जज के पास जाएगा उसने भी अपने जिसको मिलेगा, जिसने ट्रायल करना है एडमिनिस्ट्रेटिव से पहले के बाद, तो उसने भी अपने रजिस्टर के अंदर उसको दर्ज करना है। इसके बाद वो इसका रूल 2 बताता है कि किसी बुक में 3 रूल्स हैं, किसी में 2 हैं, कि अदालतों के नंबर होंगे। नंबर यानी कि अदालतों को आइडेंटिफाई और अदालतों को एड्रेस किया जाएगा उनके नंबर्स के ज़रिए। ये उनके ग्रेड के हिसाब से नंबर नहीं होंगे, बल्कि उनकी शनाख्त के हिसाब से नंबर होंगे। जैसे हम देखते हैं कचहरी के अंदर सिविल जज 2, सिविल जज 2, सिविल जज 3, 4, 5, सिविल जज 6, सिविल जज 7, 8, सिविल जज 13, इसी तरह जुडिशल मजिस्ट्रेट 1, जुडिशल मजिस्ट्रेट 2, इसी तरह फैमिली कोर्ट 1, फैमिली कोर्ट 2, ASJ 1st, 2nd, 3rd, ADJ 2nd, 3rd, 5th, 6th। तो ये जो नंबर्स होंगे ये अदालतों के आइडेंटिफिकेशन और एड्रेस के लिए नंबर्स होंगे। उसके बाद वो बताता है कि अदालत के पास एक रजिस्टर होगा कि जितने भी अदालतों के अंदर दावा आप दायर करेंगे, जैसे कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव जज के पास करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव जज कौन होता है? जो सबसे यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जिसको बनाया जाता है। जैसे हम दावे दायर करते हैं सिविल जज, सीनियर सिविल जज के पास, अभी हम 4A के अंदर ही पढ़ते हैं। तो वो क्या करेगा, उसके पास एक रजिस्टर होगा, वो रजिस्टर के अंदर इसको लिखेगा और इस साल का कौन सा दावा है ये लिखेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मुकदमा नंबर, जैसे ऊपर हम लिखते हैं इन दी कोर्ट ऑफ फलां जज, सीनियर सिविल जज, फिर उसके नीचे हम लिखते हैं सूट नंबर। तो सूट नंबर वो हमने नहीं लिखना होता, वो जैसे हम अदालत के अंदर ले जाते हैं तो उसने लिखना होता है। वो क्या होता है कि जैसे मुकदमा नंबर 544/2022, यानी कि 2022 का 1 जनवरी से लेकर वो जो पहला दावा आएगा वो उसके ऊपर लिखेगा 1/2022। इसी तरह फिर दूसरा दावा आएगा तो 2/2022। इसी तरह ये मुकदमा नंबर चलता जाएगा और जैसे दिसंबर आएगी, दावे ख़त्म होंगे, तो आखिरी जो फिगर होगा वो उस साल का आखिरी फिगर हो। उसके बाद वो नया फिगर शुरू करेगा, नया रजिस्टर होगा और उसके अंदर उस साल की सारी अंदराज होगी। इसी तरह FIR के अंदर हम जब देखते हैं FIR के ऊपर भी लिखा होता है मुकदमा नंबर, तो उससे मुराद भी यही है कि जो FIR का रजिस्टर होता है, रजिस्टर नंबर 1 जिसको कहते हैं, अदालत थाने के अंदर मौजूद होता है, उसके अंदर FIR दर्ज होती है। तो उसके अंदर भी यही लिखा होता है कि ऊपर मुकदमा नंबर और नीचे साल का वो साल। तो इससे मुराद ये होता है रजिस्टर होगा, उसके अंदर नंबर होगा और वो हर साल का अपना नंबर होगा। उसके बाद है जी ऑर्डर 4A। ये एक अमेंडमेंट है, 2018 की अमेंडमेंट है। तो ऑर्डर 4A के अंदर बताया गया एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस। एडमिनिस्ट्रेटिव जज कौन होंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपने मातात सिविल जजेस को एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस अपॉइंट कर सकती है और एक से ज़्यादा भी कर सकती है, जितने अदालत समझती है मुनासिब समझते हैं डिस्ट्रिक्ट जज वो अपॉइंट कर सकते हैं। किस लिए? कि अदालतों का वर्क और अदालतों का बोझ और बर्डन तकसीम हो सके और कम हो सके। होता यूँ है कि जब भी हम दावा लेकर जाते हैं हम एडमिनिस्ट्रेटिव जज के पास लेकर जाते हैं और उसने क्या करना होता है, उसने चेक करना होता है कि क्या दावे के सारे रिक्वायरमेंट्स ऑर्डर 6 और 7 वाली पूरी हैं। अगर वो सारी ऑर्डर 6 और 7 वाली रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं तो उसके बाद वो क्या करता है, वो प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स करता है। ये प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स एडमिनिस्ट्रेटिव जज का काम है। यानी कि प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स कौन सी होती हैं? बेसिकली सिविल कोर्ट की जो सिविल सूट की जो प्रोसीडिंग शुरू होती है, ट्रायल शुरू होती है, वो होती है फ्रेमिंग ऑफ इशूज़ से, और क्रिमिनल की जो शुरू होती है वो होती है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से पहले जो FIR का प्रोसीजर है या जो कंप्लेंट का प्रोसीजर है वो सारा किस चीज़ में आता है? प्री ट्रायल प्रोसीडिंग में। इसी तरह जो सिविल के अंदर हम देखें तो फ्रेमिंग ऑफ इशूज़ से पहले जो सारा प्रोसीजर आता है, जब आप दावा दायर करने का, समन करने का, ये सारा प्री ट्रायल में आता है। यानी कि ऑर्डर 1 से लेकर ऑर्डर 14 तक फ्रेमिंग ऑफ इशूज़ ऑर्डर 14 के अंदर बताया गया। तो ऑर्डर 1 पार्टीज़ जो हम बनाते हैं, ऑर्डर 2 जो हम फ्रेम करते हैं सूट को, ऑर्डर 3 जो हम रिकग्नाइज्ड एजेंट या प्लीडर अपॉइंट करते हैं, ऑर्डर 4 जो हम इंस्टीट्यूट करते हैं, ऑर्डर 5 जो हम समन करते हैं, ऑर्डर 6 जो हम प्लीडिंग्स लिखते हैं कि इस तरह प्लीडिंग्स होनी चाहिए, ये बातें होंगी, डिटेल से पढ़ेंगे आगे। ऑर्डर 7 जो प्लेंट के बारे में है, ऑर्डर 8 जो रिटन स्टेटमेंट के बारे में, ऑर्डर 9 जो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन अपीयरेंस के बारे में है, फिर उसके बाद इंटरोगेटरीज़ हैं, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये सारी प्रोसीडिंग्स जो इश्यूज़ ऑफ फ्रेंड से पहले की हैं, इसको हम क्या कहते हैं? प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जज का काम ये है कि वो चेक करेगा कि क्या दावा ठीक आया है, उसके बाद वो प्री ट्रायल प्रोसीडिंग करेगा। प्री ट्रायल प्रोसीडिंग करने के बाद वो ये केस किसको भेज देगा? वो ट्रायल जज को भेज देगा और फिर ट्रायल जज ने इश्यूज़ फ्रेम करके आगे सारा
तरीका चलाना है। कानून ये हमें बता रहा है, कानून में ये तरीका है। तो उसके बाद क्या होगा, तो जैसे प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स कर लेगा एडमिनिस्ट्रेटिव जज, तो फिर उसने सारा रिकॉर्ड और ये सारी तरतीब एक डेट के ऊपर, एक मुकर्रर तारीख के ऊपर ट्रायल जज के पास भेज देना है। लेकिन उसने एक और चीज़ का भी ख्याल करना है, क्या कि क्या दावे के साथ हमने लिस्ट ऑफ विटनेसेस लगाई है, यानी कि जो गवाहान हम दावे में पेश करने वाले हैं, अपीयर करने वाले हैं, उनकी लिस्ट लगाना भी ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी लिटिगेशन में देर ना हो, हमारा दावा जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाए, इसको हम लिंगर ऑन ना हो, तो फिर हमें चाहिए कि हम जब भी दावा दायर करें उसके साथ लिस्ट ऑफ विटनेसेस ज़रूर लगाएं, अगर हम चाहते हैं कि देर ना हो। वरना अगर हमने दावे को लंबा करना है या हम चाहते हैं दावा लंबा हो, तो इसका नुकसान होगा फिर यही कि आपका जब आप दावे के साथ लिस्ट ऑफ विटनेसेस नहीं लगाएंगे तो फिर आपका दावा लंबा होता जाएगा। तो ये लिस्ट ऑफ विटनेसेस चेक करना भी किसका काम है, एडमिनिस्ट्रेटिव जज का काम है। तो उसके बाद उसने ट्रायल कोर्ट को भेज देना है, फिर ट्रायल कोर्ट ने उसको अपने तरीके से उसका ट्रायल चलाना है, और फिर आगे जो ट्रायल का सारा प्रोसीजर है कि फिर इश्यूज फ्रेम करने हैं, फिर उसके बाद एविडेंसेस होने हैं, एविडेंस के ऊपर फिर एक पार्टी एग्जामिन करेगी, दूसरी पार्टी क्रॉस एग्जामिन करेगी, फिर उसके बाद अदालत ने उसके ऊपर आर्गूमेंट्स लेने हैं पार्टीज़ के, फिर एप्लीकेशंस होती हैं, पूरा प्रोसीजर है। तो फिर ये सारा तरीक़ाकार चलता रहेगा और फिर आखिर में जजमेंट आएगी, फिर उसकी डिग्री की एग्जीक्यूशन होती है, फिर उसके ऊपर अपील, सेकंड अपील, ये सारी बातें हम पिछली वीडियोस में डिस्कस भी कर चुके हैं। तो आगे का जो प्रोसीजर है हम ऑर्डर्स में पढ़ते भी जाएंगे। इसके बाद ऑर्डर 5 होगा, समन्स, ऑर्डर 6 होगा, और ये सारा हमारा तरीक़ाकार चलता जाएगा। अच्छा, तो फिर जब ट्रायल कोर्ट के पास आ जाएगा, उसने फिर दोबारा इसको अपने रजिस्टर के ऊपर चढ़ाना है, यानी कि एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव जज के पास हम लेंगे, उसने अपने रजिस्टर पर देखना है, पहले चेक करना है, अगर वहीं हमारा दावा ठीक नहीं है वो वहीं भेज देगा पीछे कि जाएँ इसको ठीक करके लें, अदालतों का वक्त ज़ाया ना करें। फिर अगर वो अदालत दावा ठीक है तो वो उसको रजिस्टर में अपने भी कर लेगा अंदर, प्री ट्रायल प्रोसीडिंग हो जाएंगे। प्री ट्रायल प्रोसीडिंग के बाद जब ट्रायल प्रोसीडिंग के लिए ट्रायल जज के पास भेज दिया जाएगा, तो फिर उस ट्रायल जज के पास जैसे जाएगा, फिर उसके पास भी एक रजिस्टर होता है, और वो रीडर साहब ने या अहमद ने उसको भी अपने रजिस्टर के ऊपर दोबारा चढ़ाना है। तो ये एक दावा हमारा 2 रजिस्टरों के ऊपर आएगा। तो फिर उसके बाद उसने ट्रायल चलानी है। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर 5 को। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।